प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिस पाठ की व्याख्या और भावार्थ समझने वाले हैं, वो पाठ हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक युग में नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कवि श्री कुंवर नारायण के बारे में पढ़ेंगे। उनकी कविताओं का अध्ययन करेंगे। यहाँ हमारे पाठ्यक्रम में उनकी दो कविताएं दी हुई हैं। पहली कविता कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, आज पहली कविता के रूप में कविता के बहाने इस कविता का भावार्थ, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आपको इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए कुंवर नारायण की तरफ चलते हैं और उनका जो साहित्यिक परिचय है मोटे मोटे रूप से वो आपको देखने का, समझाने का प्रयास करते हैं। नई कविता आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर कहे जाते हैं कुंवर नारायण, और अज्ञे जी ने जो तार सप्तक परंपरा शुरू की थी, उस तार सप्तक परंपरा का निर्वाह करते हुए और तीसरे तार सप्तक के रूप में जिन्होंने अपना स्थान पाया वो है कुंवर नारायण। 1959 में ये प्रकाशित हुआ था तार सप्तक तृतीय। उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी रचना संसार से प्रभावित होकर के और साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, वो 2008 में, वर्ष 2005 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। वर्ष था 2005 लेकिन दिया गया 2008 में। इनका जो प्रमुख काव्य संग्रह है प्रबंध काव्य के रूप में आत्मजयी बहुत प्रसिद्ध रहा। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, एक अलग से चैप्टर बना करके हम आपके सामने लाएंगे। इनके साहित्यिक परिचय जो है, एक प्रमुख जो चीजें थी वो आपके सामने यहाँ पर इंगित कर दी गई है। आज देखते हैं इनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, कविता के बहाने। यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, इन दिनों जो इनका काव्य संग्रह था उससे ये ली गई है कविता, और यहाँ पर कविता की यात्रा पर प्रकाश डाला गया है। ये जो यात्रा है वो चिड़िया से लेकर फूलों तक है। कविता का वजूद आशंकित है और यांत्रिकता के दबाव में कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसी आशंका कवि के द्वारा व्यक्त की गई है। और यहाँ 3 चीजों को प्रस्तुत किया गया है और उनकी कविता के द्वारा तुलना की गई है। पहला जो बिंदु है वो चिड़िया को लेकर के, कि चिड़िया में और कविता में क्या क्या समानताएं हैं लेकिन क्या असमानता है। दूसरी चीज है विद्यार्थियों, फूल में और कविता में क्या क्या समानताएं हैं लेकिन क्या उनमें अंतर होता है। और अंतिम रूप में जो बच्चे को लिया गया है, ये कहाँ तक उस कविता से अपनी समानता रखता है, तो इसे यहाँ पर व्यक्त किया गया है। लेकिन अंत में लेखक ने यही कहा है कि जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं की जो बंधन है वो खुद ब खुद टूट जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जो सरस और सहज खड़ी बोली है उसको प्रयुक्त किया गया है। शांत रस यहाँ पर आया है और मुक्त छंद से युक्त ये कविता है। किसी प्रकार का छंद विशेष इसमें प्रयुक्त नहीं किया गया है, अर्थात मुक्त छंद वाली कविता है। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार और प्रश्नालंकार यहाँ पर प्रयुक्त किए गए। तो आइए विद्यार्थियों, कविता का रूप करते हैं। कविता है कविता के बहाने। पहली पंक्ति के साथ में, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों, कविता और चिड़िया की उड़ान को तुलना के साथ प्रस्तुत किया गया है। और कविता जो है उसकी जो कल्पना है उसकी मोहक उड़ान बताई गई है कि कविता कल्पना की मोहक उड़ान होती है। क्योंकि कोई भी कवि कविता करता है, कविता लिखता है, तो उसकी उड़ान को यहाँ पर कल्पना के साथ जोड़ा जाता है। जो जो कवि की कल्पनाएं होती हैं वो वहाँ पर प्रस्तुत होती है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला फिर चिड़िया क्या जाए। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाए।
अर्थात यहाँ चिड़िया को माध्यम बना करके कवि ने कविता के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है और कहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। अब यहाँ पर चिड़िया को नीचा बताया गया है कि कल्पना जो शक्ति होती है वो कविता के अंतर्गत ज्यादा होती है, अर्थात कविता की जो उड़ान है वो असीम होती है, असीमित होती है। और बताया गया है कि जो चिड़िया है वो एक सीमित दायरा उसका होता है, एक निश्चित स्थान पर जाकर के वो रुक जाती है, उसकी उड़ान है वो समाप्त हो जाती है। यहाँ कविता चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है, लेकिन जो प्रमुख अंतर है वो यही है कि चिड़िया एक निश्चित स्थान पर जाकर के और उसका जो उड़ान है, उसकी जो उड़ान है वो बंद हो जाती है और उसकी एक सीमा होती है उसकी उड़ान की। लेकिन कविता यहाँ पर चिड़िया की उड़ान से कहीं दूर उसकी उड़ान होती है, अर्थात चिड़िया की जो उड़ान है वो नीची रह जाती है, अर्थात कल्पनाओं की जो उड़ान है कविता के साथ वो मेल खाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चिड़िया अपनी जो उड़ान है उसकी सीमा में बंधी हुई है और सीमा में बंधी हुई होने के कारण जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान की जो काल्पनिक उड़ान है उसको नहीं जान पाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चिड़िया है वो कविता की जो काल्पनिक उड़ान है उसको नहीं जान पाती है। आगे कहा गया है बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख उड़ा लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कहा गया है कि जिस प्रकार से चिड़िया बाहर भीतर घूमती रहती है, उड़ती रहती है, इस घर उस घर, जगह जगह कल्पना के पंख लगाकर उड़ती रहती है, अर्थात सारी सृष्टि में उसकी उड़ान रहती है, लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता से जब चिड़िया की उड़ान की तुलना करते हैं तो ये पाया जाता है कि चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमा में, एक बॉर्डर में बंधी रहती है, एक सीमित स्थान उसका होता है उड़ने का। लेकिन जो कविता की जो काल्पनिक उड़ान है वो असीमित होती है, अपरिमित होती है, अर्थात सारी सृष्टि में उसकी उड़ान होती है और वो कहीं पर भी जाकर के पहुंच जाती है। इसलिए जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान जो है उसकी जो काल्पनिक उड़ान है कविता की, उसकी जो तुलना है वो नहीं कर सकती, अर्थात यहाँ पर चिड़िया को निम्न बताया गया है। चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित अवस्था में है, लेकिन कविता की जो काल्पनिक उड़ान है वो पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में उसकी उड़ान मानी गई है। आगे देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर चिड़िया और कविता को यहाँ पर बताया गया है कि दोनों की उड़ानों में किस प्रकार से अंतर होता है। तो यहाँ बताया गया है कि काफी कुछ प्रयास उस चिड़िया का है जो कि उसकी उड़ान को संभावित करता है, लेकिन फिर भी जब कविता से इसकी तुलना करते हैं चिड़िया की, तो जो चिड़िया की उड़ान है वो एक निश्चित दायरे में होकर के समाप्त हो जाती है और यहाँ कविता की जो उड़ान है वो कविता की जो काल्पनिक उड़ान है, कविता के द्वारा कहे गए शब्दों या सोची गई कल्पना की जो उड़ान है वो उसका जो दायरा है वो विस्तृत होता है, अर्थात सारे संसार में उसकी जो व्याप्ति है वो हो जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है प्रिय विद्यार्थियों कि चिड़िया की तुलना में जो कविता है उसकी उड़ान मनमोहक होती है और अस्तित्व वाली होती है, और उसकी जो उड़ान है वो असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान कैसी होती है, सीमित होती है। आइए आगे रुख करते हैं कविता का। यहाँ एक फूलों के माध्यम से बताया गया है किस प्रकार से फूलों में और कविता में क्या क्या अंतर होते हैं, उनकी उड़ान में क्या क्या अंतर है। तो देखिए, कविता एक खिलना है फूलों के बहार, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं और फूल अपने रूप रंग खुशबू को लेकर के खिलते हैं, उसको खुशबू को बिखेर देते हैं, अपने रूप सौंदर्य के कारण वो प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या है। लेकिन जब कविता खिलती है, अर्थात कविता जब प्रस्तुत होती है, तो अपने सौंदर्य को लेकर के और उसके तुलना उस फूल से नहीं की जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि फूल की एक निश्चित परिणति होती है, कुछ समय के बाद में जो फूल है जो खिले हुए हैं वो मुरझा जाते हैं, लेकिन
कविता जो है वो कभी भी मुरझाती नहीं है। उसके अंतर्गत जो छिपे हुए भाव हैं वो हमेशा अव्यक्त रहते हैं, व्याप्त रहते हैं, मनों में व्याप्त रहते हैं। इसलिए जो फूल की जो खुशबू है उसकी सीमा है, उसकी परिणति निश्चित है, उसका अंत होना निश्चित है, क्योंकि जब फूल खिलते हैं तो समय आने पर वो कैसे हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो कविता है वो मुरझाती नहीं है, उसका जो क्षेत्र है वो कैसा है, शाश्वत है। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता और फूल की जो तुलना है, लेकिन दोनों का जो खिलना है वो अलग अलग प्रक्रिया के तहत होता है। आगे देखिए, बाहर भीतर इस घर उस घर। जिस प्रकार से फूल जो है वो अपने खिलने के पश्चात घर के बाहर हो, अंदर हो, इस घर उस घर, प्रत्येक घर में हो, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। एक बात अवश्य भाव इसमें ये हो सकती है कि जो फूल होते हैं वो समय आने पर खिले हुए फूल मुरझाने की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन वो फूल क्या जाने कि कविता कभी मुरझाती नहीं है। बिना मुरझाए महकने का बहान, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या है। यहाँ तो स्थिति कविता की ऐसी है प्रिय विद्यार्थियों कि बिना मुरझाए महकता है कौन, कविता का अस्तित्व, कविता के जो मनोभाव है वो किसी प्रकार से तुलनीय नहीं है फूलों के साथ। तो यहाँ पर बताया गया है कि कविता के खिलने का अर्थ वो फूल नहीं जान पाते हैं, और वो जो कविता है फूलों से अलग स्थिति में होती है। फूल भले ही खिल करके मुरझा जाए, लेकिन कविता कभी भी मुरझाती नहीं है, उसके भाव कभी भी छिपे नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पहली पंक्तियों में पहले जो इसका परिच्छेद है, इस कविता का पहला भाग जो है वो चिड़िया को लेकर का था, और अब जो दूसरा भाग हुआ है यहाँ वो है फूलों को लेकर के। तो यहाँ चिड़िया और फूल दोनों ही एक निश्चित परिणति के बाद में समाप्त हो जाते हैं। उनकी जो उड़ान है वो कैसी है, सीमित है। ऐसी इसी प्रकार से चिड़िया की उड़ान सीमित है, और उसी प्रकार से फूलों के खिलने की जो स्थिति है वो परिणति है वो अवश्यंभावी होती है, और कुछ समय बाद उसका जो प्रकाशमान व्याप्त है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ कविता सदैव महकती रहती है, उसका मुरझाना यहाँ पर नहीं होता है। आगे देखिए, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों दोनों चीजों को छोड़ते हुए, चिड़िया हो या फूल, इन दोनों चीजों को छोड़ते हुए कविता की जो समानता है वो बच्चों के साथ बताई गई है कि किस प्रकार से कविता की जो स्थिति होती है वो बच्चों के समान ही होती है। बच्चों के समान उस कविता को बताया गया है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार से कविता, जिस प्रकार से बच्चे खेल खेलते हैं और उन्हें कोई बंधन बांध नहीं पाते हैं, बाहर भीतर यह घर वह घर, अपने पराये छोटे बड़े का भेद उन बच्चों के अंतर्गत नहीं होता है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने। माने का अर्थ होता है बेटा अर्थ, अर्थात जिस प्रकार से जो बच्चे हैं वो छोटे बड़े का, अपने पराये का भेद नहीं जानते हैं, उसी प्रकार से कविता जो है वो बच्चों के खेल के समान अपने शब्दों से बाहरी और आंतरिक संसार को मनोभाव देती रहती है। कविता की भावना सबके लिए समान होती है। जिस प्रकार से किसी शत्रु के बच्चे भी हमें अच्छे लगते हैं, वो खेलते रहते हैं, वो बच्चे ये नहीं जान पाते कि अपना है कि पराया है, वो अपना कार्य सदैव करते रहते हैं। तो उसी प्रकार की जो परिणति है उस कविता की होती है। बच्चों के समान जो स्थिति है वो यहाँ पर किसकी पाई गई है, कविता की पाई गई है। अर्थात बच्चों का जो कार्य है सबके लिए संबल प्रदान करना, सबके लिए मनमोहक रूप प्रदान करना, समानता रखना। तो यहाँ जो जितनी भी विशेषताएं हैं बच्चों के खेल के द्वारा दी जाने वाली जो शिक्षाएं हैं वो यहाँ पर कविता के द्वारा दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कविता को बच्चों के खेल के समान ऐसे मित व कल्पनाओं की उड़ान लेखक ने, कवि ने बताया है। जिस प्रकार से बच्चों के जो खेल हैं उसमें ऐसे मित कल्पनाएं होती हैं, उनकी उड़ान उस प्रकार से वो बच्चे भरते हैं, उसी प्रकार के जो भाव हैं वो एक कविता के द्वारा प्रस्तुत होते हैं। आगे आपका
यहाँ शांत रस प्रयुक्त हुआ है, मुक्त छंद से युक्त कविता है, सरल सहज खड़ी बोली यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, अनुप्रास अलंकार और प्रश्नालंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। बार बार में प्रश्न पूछे गए हैं, फूल क्या जाने चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, कविता बिल्कुल आपको सीधी सादी है, लेकिन यहाँ पर तुलना जो बताई गई है वो कविता के साथ जो 3 चीजों की तुलना की गई है, फूलों की तुलना, चिड़िया की तुलना और बच्चों की तुलना। तो सबसे ज्यादा जो मेल खाने वाली बात है वो है कविता के साथ बच्चों की, क्योंकि सभी के लिए, बच्चों के लिए सब जगह होती है वहाँ उनकी व्याप्ति हो जाती है, अर्थात सभी जगह जो बच्चे हैं वो अपना प्रेम भाव बिखेरते रहते हैं, वो कोई भेदभाव की स्थिति नहीं कर पाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये जो कविता थी, कविता के बहाने, ये वर्तमान में आधुनिक काल में जो कविता का जो रोल है, कविता की जो स्थिति है, वो कविता का जो वजूद है वो उसके प्रति जो कवि है वो आशंकित है, क्योंकि यांत्रिकता का दबाव है। यांत्रिकता के दबाव के कारण ये जो मशीनी युग है, ऐसा आशंका है कवि को कि यांत्रिकता के दबाव में कहीं कविता का वजूद समाप्त नहीं हो जाए। यहाँ कविता की विशेषताओं को बताने के कारण ये प्रस्तुत की गई है कविता। तो प्रिय विद्यार्थियों, निश्चित ही आपके लिए ये कविता समझ में आई होगी और बच्चों के साथ इसका मेल खाना बहुत ही बड़ी घटना है। और इस चीज में हमें भी शिक्षा मिलती है कि बच्चों के समान हमें अपने जो जीवन है उसको प्रस्तुत करना चाहिए समाज के सामने, और जो कविता है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगले वीडियो में इनकी जो अगली कविता है कुंवर नारायण की बात सीधी थी पर, उसको लेकर के फिर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।